चलिए ठीक है, बात चैप्टर के नाम था रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है सर, डिबेंचर क्या होता है हमारे लिए? डिबेंचर्स क्या होता है बेटा हमारे लिए? बोरोइंग्स होती है। क्या होती है बेटा? बोरोइंग्स, डेब्ट होता है हमारा, उधारी होती है। और आपको उसका क्या करना है? रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन का मतलब क्या हो गया? रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, बोरोइंग्स। आपको डिबेंचर्स का क्या करना है? रीपेमेंट करना है, वापस से पैसा क्या करना है उनको? लौटाना, राइट। अब बात करें सबसे पहले अपन यहाँ पर मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स लिखना स्टार्ट करते हैं। मेथड्स फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के जो मेथड्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं बेटा, सबसे पहला मेथड है यहाँ पे लमसम पेमेंट at the end of specified period। एक स्पेसिफाइड पीरियड के एंड में क्या करते हैं आप? डिबेंचर्स का लमसम पेमेंट करते हैं। क्या करते हैं? लमसम पेमेंट करते हैं, राइट। दूसरा मेथड है यहाँ पर एनुअल ड्राइंग। एनुअल ड्राइंग या इसको बोलते हैं अपन ड्रॉप लॉट मेथड। क्या बोलते हैं? ड्रॉप लॉट मेथड। जैसे पहले मेथड में अगर हम बोले, जैसे बेटा ध्यान देना, आज हमने डिबेंचर इशू की 2011 में, राइट। 2011 में हमने डिबेंचर इशू किए। हम इसको फिर ईयर एंड में 2011 12 13 14 15 2015 एंड आएगा बेटा यहाँ पे, आया ना? तो 2011 के एंड में हमने क्या करा? इसका लमसम पेमेंट कर दिया बेटा। क्या कर दिया? लमसम का मतलब क्या होता है? लमसम का मतलब क्या होता है? एक साथ आपने क्या कर दिया? पैसा पूरा का पूरा लौटा दिया, राइट। आया ना? अच्छा, दूसरा मेथड ही आता है एनुअल ड्राइंग। इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं ड्रॉप लॉट मेथड। क्या बोलते हैं? ड्रॉप लॉट मेथड। जैसे अगर हम बात करें, हमने 2011 में डिबेंचर इशू किए, हमको फर्स्ट ईयर एंड से इनका रिडम्पशन स्टार्ट कर देना बेटा। 2011 एंड, 2012 एंड, 2013 एंड, 2014 एंड और 2015 एंड। मतलब आपको इन 5 सालों में इसको रिडीम कर देना है। क्या कर देना है? रिडीम कर देना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहाँ पे 5 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, तो आपने हर साल 1-1 लाख रुपए, हर साल 1-1 लाख रुपए क्या कर दिया? रिडीम कर दिया। ये क्या कहलाता है? आपका एनुअल ड्राइंग या इंस्टॉलमेंट मेथड कहलाता है। लेकिन इसमें एक नाम और दिया गया, ड्रॉप लॉट। अच्छा, ड्रॉप लॉट का मतलब क्या है? आज जब हम पार्शियली रिडीम करेंगे, पार्शियली रिडीम कहलाएगा अपने, फुल्ली रिडीम तो नहीं कहलाएगा भैया। 5 लाख का 5 लाख एक साथ थोड़ी लौटा रहे हो, आप क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट में लौटा रहे हो। तो बात ये आती है कि किन डिबेंचर होल्डर्स का रीपेमेंट करें, किनका पेमेंट पहले करें। क्योंकि अगर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छी है, मतलब कंपनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है मार्केट के अदर सिक्योरिटीज से, तो कोई भी रिडम्पशन करवाना चाहेगा क्या? नहीं ना। यहाँ पर कोई भी रिडम्पशन नहीं करवाना। और मार्केट में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपके डेप्ट से क्या अच्छी है, तो हर कोई क्या करवाना चाहेगा? रिडम्पशन करवाना चाहेगा। भाई पहले हमारा रिडम्पशन कर दीजिए, हम यहाँ से पैसा लें, उस जगह इन्वेस्ट करें जहाँ हमें ब्याज ज्यादा मिल रहा है। हाँ यार, तो समस्या हो जाएगी। जब आप 1 लाख रुपए का रिडीम करोगे, तो रिडम्पशन करोगे, पार्टी रिडीम करोगे, तो किसका करें? तो वहां क्या निकाला जाता है? लॉटरी। और लॉटरी सिस्टम से क्या करते हैं आप? तो रिडम्पशन करते हैं बेटा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ड्रॉप लॉट मेथड भी बोला गया है, राइट। थर्ड मेथड है बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। यहाँ पर 2 पर्पस आपको देखने को मिलेंगे बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। 2 पर्पस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे बेटा, ध्यान देना। क्या? आप सेकेंडरी मार्केट से अपने ही डिबेंचर्स को क्या कर ले रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं? परचेज। जैसे तो मैंने ध्यान देना प्लीज, 2011 में इशू किया हमने, कहा आपका रिडम्पशन करेंगे 2015 के एंड में। ये तो हमने इशू की टर्म्स एंड कंडीशन में बता ही दिया। हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इस बात का प्रोविजन भी है
या हमने इशू के टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी बता रखा था कि हम कभी भी डिबेंचर्स को, हालांकि हमने बताया 5 साल के बाद में आपका रिडम्पशन होगा, लेकिन हम चाहें तो बीच में भी ओपन मार्केट से, क्योंकि ओपन मार्केट पे किसी का रिस्ट्रिक्शंस तो है नहीं ना, तो ओपन मार्केट से हम अपने ही डिबेंचर्स को खरीद सकते हैं। बात में नहीं, आज ओपन मार्केट में लिस्टेड है, ओपन मार्केट में इनकी ट्रेडिंग चल रही है, ओपन मार्केट में खरीदे बेचे। तो आपने क्या करा, जैसे मान लो ये 2011 में आपने इशू किए, आपने 2015 में रिडम्पशन करना था एक साथ, 2012 में या 13 में आपके पास में फंड्स आ गए, बेटा पैसा आ गया, तो फंड्स आ गए, सरप्लस फंड्स आ गए आपके पास में, आपने अपने ही डिवेंचर्स ओपन मार्केट से क्या करें, खरीद लिए। पेमेंट तो कर ही रहे थे, आपने खरीदी। अब खरीद के दो बातें, या तो आप उसको क्या करेंगे, क्या कर देंगे, इमीडिएट कैंसिल कर देंगे, और इमीडिएट कैंसिलेशन, हाँ तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, मतलब लायबिलिटी जीरो, पेमेंट कर दिया, डिवेंचर सर्टिफिकेट आपने कैंसिल कर दिया। या दूसरा बात ये हो सकती है कि जैसे मान लो 2013 में आपके पास फंड्स तो आ गए, लेकिन आपको लगता है कि भविष्य में वापस पैसे की जरूरत पड़ सकती है, आपके पास सरप्लस फंड्स आया, आपने कहा 2014-15 में हो सकता है पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो आपने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके रख लिया। आप 2015 में या 2014 में सॉरी इसको मार्केट में वापस क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, या 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने रुककर आप इसको बेच सकते हैं। जहां पर आपने देखा कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है, बेचने की जरूरत भी नहीं है, चाहो तो आप बाद में उसको कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, जैसे 2013 में आपने अपने डिबेंचर्स खरीदे, अपने डिबेंचर खरीदे, तो आपने जितने भी पीरियड अपने पास ऐड करके रख रखा है, उस पीरियड का आपने क्या बचा लिया, ब्याज। तो ब्याज अब आपको बाहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज को थोड़ा रखकर, थोड़ा समय रखकर इसको क्या कर सकते हैं, आप बेच भी सकते हैं, और थोड़ा समय रखकर इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं फॉर मेंटेनिंग एज एन इन्वेस्टमेंट, फॉर मेंटेनिंग एज एन इन्वेस्टमेंट। आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट क्या करें, मेंटेन करके रखें, राइट। हाँ यार, और जो चौथा मेथड है यहाँ पे वो बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। और बदले में आप क्या कर सकते हैं, नए डिवेंचर भी दे सकते हैं, न्यू डिवेंचर, आप बदले में न्यू डिवेंचर भी दे सकते हैं। ये कन्वर्जन मेथड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कन्वर्जन मेथड कहलाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, आप नोट करें इसको। तो ये सब चीजें क्या होती है, इशू के समय बता देते हैं कि भाई हम आपका लंप सम पेमेंट से क्या करेंगे, रिडम्पशन करेंगे, या ड्रॉप और सिस्टम से एनुअल इंस्टॉलमेंट में रिडीम करेंगे,
या आपके डिवेंचर ओपन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, या हम उनको फ्यूचर में क्या करेंगे, शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा क्या है वो, याद है इसको? चलिए अगर मैं आपको डिबेंचर्स की सिंपल सी रिडेम्पशन की एंट्री समझाऊं, वैसे तो ये चैप्टर ये एंट्री से खत्म हो जाना चाहिए था, लाइक डिबेंचर्स अकाउंट या टू डिबेंचर होल्डर, या आपने पेमेंट ड्यू किया और फिर आप क्या कर रहे हो, इसका पेमेंट कर रहे हो डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, या बदले में आपने क्या दे दी, नए शेयर दे दी टू शेयर कैपिटल, या बदले में आपने क्या दे दी, नए डिबेंचर दे दिए, प्रीमियम का डिस्काउंट का वो भी एडजस्टमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये दो तीन एंट्रीज में चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। अगर मैं इन्वेस्टमेंट वाले टॉपिक को छोड़ दूं, परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट वाले टॉपिक को छोड़ दूं, तो ये दो तीन एंट्रीज में चैप्टर क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। यही बोलूं कि रिडम्पशंस की सिर्फ यही एंट्रीज से काम चल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा, वो क्या है, सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के सोर्स की बात करते हैं, और रिडम्पशन के बेसिकली दो सोर्स होते हैं, एक होता है आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन, दूसरा होता है आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन। ये बेसिकली दो सोर्स है। एक तीसरा सोर्स हमारी बुक में बता दिया है, वो है कन्वर्जन। वो भी बात आपको प्लान समझना चाहिए, मेरे लिए दो सोर्स यही है, आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन या आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन। और आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके भी डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, तो सोर्स से मतलब क्या है, मैं छोटे से में एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए, आप बताइए। ठीक है, ये मिस्टर एक्स, इनसे मैंने पैसा क्या लिया, अभी उधार बोरो किया, मैंने इनसे 5 लाख रुपए उधार लिए, राइट। और ये बोला कि मैं आपको 5 साल बाद 50 ईयर एंड, या चलो 2 साल बाद, ठीक है, आपको ये पैसा मैं लौटा दूंगा, राइट। और मंथली आप मेरे से इंटरेस्ट भी लेते रहना, ठीक है, आया ना। तो मैं उनको टाइम पर इंटरेस्ट पे कर रहा था, लेकिन जब मेरे को पैसा चुकाना पड़ा दूसरे साल बाद 5 लाख रुपए देने पड़े, तो मैं मिस्टर वाई ने पकड़ा, उनसे 5 लाख रुपए क्या लिए, उधार लिए, और इनका पेमेंट कर दिया, और इनको बोला आपको मैं 6 महीने बाद दूंगा, राइट। 6 महीने का ब्याज लेते हैं। पर जब इनकी पेमेंट की बारी आई, मैंने मिस्टर जेड को पकड़ा, उनसे 5 लाख रुपए लिए, राइट, आया ना। और उनको बोला भाई आपको वापस अगले आगे 6 महीने बाद नहीं आया, साल बाद आपको पैसा लौटा दूंगा, और इनसे 5 लाख रुपए लेके मैंने इसको लौटा दी। ये बात समझ में आया ना। ये बात मिस्टर एक्स को या मिस्टर वाई को पता लग जाए, या मिस्टर जेड को पता लगे, तो आपके ऊपर जो लॉयल्टी है, राइट, या विश्वास है उनका, वो बढ़ेगा या घटेगा? हाँ बताइए, घटेगा, कम होगा ना। बात समझ नहीं है। ऐसी ही कंपनी है, कंपनी अगर एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रही है, तो कंपनी के जो बोरोवर है, कंपनी के जो इन्वेस्टर्स है, उनका विश्वास, तो बोलो उनकी लॉयल्टी कंपनी पर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी, आया ना। और वही दूसरी बात, चलो दूसरी बात मैं सुनना, मैंने आज मिस्टर एक्स से पैसा उधार लिया 5 लाख रुपए, मैंने कहा आपको 2 साल बाद लौटा दूंगा, सेकंड ईयर एग्जाम को लौटा दूंगा, राइट। और मिस्टर एक्स को जब मैं 2 साल बाद पैसा लौटाने गया, मैंने कहा ये आप पकड़ो, आपके 5 लाख रुपए, टाइम पर ब्याज दे ही रहा था, है ना। और मैंने 2 साल में 15 लाख रुपए कमा लिए, 15 लाख रुपए कमा लिए, ये प्रॉफिट दीजिए बताकर आ रहा हूँ उनको। मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए तो मैं 15 लाख कमा लिए उससे, तो ये आपके 5 लाख रुपए पकड़ो। अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं, जो मैंने कमा लिया उससे मेरा बिजनेस चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब मिस्टर एक्स के साथ नहीं करेंगे, हालांकि देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ना चाहिए,
मिस्टर एक्स कैसा फील करेंगे, यार मैंने सही बंदे को क्या दिया था, सही जगह को क्या दिया था, पैसा दिया था। अगर दोबारा मैं उनसे मांगने जाऊं नए प्रोजेक्ट के लिए, नए बिजनेस के लिए, क्या मुझे मना करेंगे? हाँ है ना? क्या टाइम पर इंटरेस्ट दे दिया था, पैसा भी कमा कर मुझे टाइम पर क्या कर दिया, लौटा दिया। क्या फर्क पड़ना चाहिए एक्स को, वाई को, जेड को? मैं उनको टाइम पर पैसा दे रहा हूँ, चाहे कमा कर दूं चाहे किसी से लेकर दूं, क्या फर्क पड़ना चाहिए क्या? हाँ है ना? फर्क पड़ना चाहिए क्या? नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। मन में बात तो आएगी राइट, कि सामने वाला आपको पैसा किस तरीके से लौटा रहा है, उससे उसकी नेचर पता लगती है सामने। यही बात समझ में। किसी दिन हो सकता है कि हमारा पैसा उसको मान लो कोई तीसरा पार्टी नहीं मिल रहा पेमेंट करने के लिए, तो पैसा हमारा अटक जाएगा, डूब जाएगा, नहीं मिलेगा ना। ये बात समझ में आया ना? तो बस यही यहाँ पर ये बात है कि अगर आपके सोर्स, देखो फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है, इनको पैसा मिल रहा है, बस अगर आपके सोर्स क्या आउट ऑफ प्रॉफिट है, क्या है, तो आप ये रिप्रेजेंट करिए कि मैंने कमाकर लौटा है, ये बात समझ में। और अगर आपके सोर्स क्या आउट ऑफ कैपिटल, ऑब्वियसली जब प्रॉफिट नहीं होगी तो आप क्या करोगे, आउट ऑफ कैपिटल ड्रीम करो। कैपिटल का मतलब आप या तो बदले में क्या कर रहे हो, उससे मैंने कोई नए शेयर इशू कर रहे हो, या उससे मैंने कोई नए डिवेंचर इशू कर रहे हो जिससे पैसा रेस कर रहे हो, राइट? आप किसी तीसरी पार्टी से पैसा लेकर, उधार लेकर आप क्या कर रहे हो, या किसी दूसरी तीसरी पार्टी से पैसा लेकर इनको क्या कर रहे हो, रिपेमेंट। तो ये सोर्स होगी, क्या हो गया। और बात करें किसकी, कन्वर्जन की। हालांकि कन्वर्जन क्या ट्रीट किया जाएगा, उनको प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल, कन्वर्जन क्या किया जाएगा, मैंने जो पुराने डिवेंचर होल्डर थे उनके बच्चों को नए डिवेंचर दे दिए, आउट ऑफ कैपिटल ही कहलाएगा, आया ना? उन्हीं से बोला क्या, एक काम करना 5 साल बाद ले लेना पैसा, ब्याज कितना ले लेते हैं 8%, एक काम करना 2% दे दो, लालच दे दिया उनको, 2% के लिए 11% ले लेना ब्याज, मतलब पैसा कब दूंगा मैं आपको, 5 साल बाद दूंगा। तो फिर क्या कहलाएगा, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ कैपिटल ही कहलाएगा। तो ये कोई अलग नहीं है कि आउट ऑफ कैपिटल ही एक तरीके से देखा जाए। बट फिर भी अगर मैं बोलूं कि जब आउट ऑफ प्रॉफिट आप रिडम्पशन करते हो तो यहाँ पर आपको एक रिजर्व तैयार करना पड़ेगा। क्या तैयार करना पड़ेगा, रिजर्व, जिसका नाम क्या है, DRR, डिवेंचर डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको तैयार करना पड़ेगा। और ये तभी तैयार होगा जब आपके पास क्या अवेलेबल होंगे, क्या अवेलेबल होंगे, प्रॉफिट। और अगर ये प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो कोई DRR आपको नहीं बनाना पड़ेगा, ये बोलो कि नहीं बन सकता है। तो आप जब DRR बना रहे हैं इसका मतलब आप आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कर रहे हैं, आप DRR नहीं बना रहे इसका मतलब रिडम्पशन क्या हो रहा है, आउट ऑफ कैपिटल हो रहा है, ही हो रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और देखो DRR हम बना रहे हैं, क्या मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई को, मिस्टर जेड को इस चीज से कोई फर्क पड़ रहा है? ये तो सिर्फ हम एक प्रेजेंटेशन है हमारा। हम जब बोरोइंग को लौटा रहे हैं तो उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, भाई हम ये बोल रहे हैं कि हम कहाँ के लौटा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप क्या करोगे, सरप्लस को कहाँ डालोगे बेटा, सरप्लस को कहाँ डालोगे आप, DRR में ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट्स को कहाँ डालोगे, DRR में, और जैसे डिडक्शन होगा ये DRR का ट्रांसफर हो जाएगा जनरल रिजर्व, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, क्या एक बार बताओ, इससे कोई पैसे का अरेंजमेंट हो रहा है, इन एंट्री से कोई कैश का अरेंजमेंट हो रहा है, लौटाना तो नगद में ही है ना, बस एक प्रेजेंटेशन है आपका, भाषण में नहीं। अच्छा अब जैसे मैं बोला कि यहाँ पर आपका पैसे का इंतजाम तो नहीं मिला, तो आप क्या करते हैं, एक मेथड आगे आता है सिंकिंग फंड मेथड। क्या आता है सिंकिंग फंड मेथड में, क्या करते हैं हम जब DRR क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, जितने प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं उतना ही पैसा मार्केट में क्या करते थे, इन्वेस्ट भी करते थे। क्या करते थे, मतलब हम अरेंजमेंट करते हैं लिक्विडिटी का, प्रॉफिट के साथ साथ लिक्विडिटी का अरेंजमेंट भी करते हैं। जैसे मैं मान के चलो हर साल में क्या कर रहा हूँ, 1 लाख रुपए DRR बना रहा हूँ, 5 साल के 5 लाख DRR बनाने में, तो 5 लाख रुपए मार्केट में धीरे धीरे क्या करता जाऊंगा, मैं इन्वेस्ट भी करता जाऊंगा। जब उनको 5 साल बाद पैसा लौटाने की बारी आएगी तो वो इन्वेस्टमेंट बेचूंगा और उनसे उनका क्या कर दूंगा, रीपेमेंट कर दूंगा। तो वो सिंकिंग फंड मेथड कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंकिंग फंड मेथड बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो सिर्फ हमें सोर्स लिखना है, यहाँ पे सोर्स लिखने में आता है रिडम्पशंस आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशंस आउट ऑफ प्रॉफिट, redemptions by conversion, redemptions by conversion।
कोई दिक्कत इसमें? अब सबसे पहले मेथड डाल दीजिए आप, रिडेम्पशंस आउट ऑफ कैपिटल, रिडेम्पशंस आउट ऑफ कैपिटल। रिडेम्पशंस आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, लिखना स्टार्ट करते हैं। रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, देखो दूसरा लाइन में लिखवा देता हूं, आप लिखना स्टार्ट करें। If at the time of redemption, if at the time of redemptions, if at the time of redemptions, comma, aggregate profits are not transferred, aggregate profits are not transferred from, surplus in statement of P&L account, are not transferred from surplus in statement of P&L account to the debenture redemption reserve account, to the debenture redemption reserve account. Such redemption is said to be out of capital. If at the time of redemption, आप अपनी बुक खोल के रखें, बुक में भी लिखा है, आपको स्लाइड्स वहां से नोट करवा रहा हूँ, तो आपको नोट्स के लिए काम आएगी। फर्स्ट पेज पे आ जाए आपको, वहीं से लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट पेज पे रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो मैंने क्या लिखवा दिया, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एडिकेट प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट टू द DRR. Such redemption is said to be out of capital. Such redemption is said to be out of capital. ऐसा redemption क्या कहलाता है बेटा? out of capital कहलाता है। क्या कहलाता है? out of capital कहलाता है। बेटा सिर्फ ये ध्यान देना, ये जो सोर्सेज है ना, ये सिर्फ इस बात को प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि आप पैसा किस तरीके से लौटा रहे हैं। लौटाना तो मतलब नहीं है, ये बात समझ में? When the amount of debentures, when the amount of debentures to be redeemed, when the amount of redemption, sorry, when the amount of debentures to be redeemed is small, when the amount of debentures to be redeemed is small, this method of redemptions out of capital is followed. क्या बोलना पड़ेगा? This method of redemptions out of capital is followed. ठीक है, ये मेथड आप क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। Whenever the liquid position of the company, whenever the liquid position of the company, whenever the liquid position of the company permits, comma, the debenture holders are given due notice in accordance with the terms of redemption, and repayment is made. The company may issue new shares or debentures
for making arrangement of funds for redemption, for making arrangements of funds for redemption. ठीक है, चीज समझ में आई? The company may issue new shares or debentures for making arrangements of funds for redemption. मतलब क्या बोला गया, वही बात आप देखो ढंग से पढ़ना है इसको। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास में प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, हम एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन प्रॉपर डीआरआर क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, न्यू शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करेगी फंड्स के अरेंजमेंट के लिए, और डिबेंचर्स का क्या कर देगी बेटा, रिडम्पशन कर देगी। लेकिन ऐसा पहले इशू की टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका लिखा हुआ होना चाहिए बेटा, राइट? आसान नहीं है कि कंपनी आउट ऑफ कैपिटल भी रिडम्पशन कर सकती है, ठीक है? अब कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, नीचे जो नोट दे रखे हैं वो इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एंट्रीज के नीचे, एंट्रीज तो मैं आपको लिखवा दूंगा, ये एंट्रीज सारी की सारी जो मेथड्स है ना, टर्म्स ऑफ पेमेंट, ड्रॉप लॉक, वहाँ इन चीजों को सीखेंगे। तो नीचे जो नोट है वो ध्यान दें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सबसेक्शन 3 of the Companies Act 2013 provides that such class of companies as well prescribed whose financial statement comply with the accounting standard prescribed for such class of company under section 133 of the 2013 and cannot utilize security premium account for providing premium payable on redemptions by any redeemable preference shares or debentures। क्या बोला गया यहाँ पे कि जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है, राइट? बात में ये ठीक है, जिनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बन रहे बेटा, किसके अकॉर्डिंग बन रहे? अकाउंटिंग। ऐसी कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती है, ना तो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के लिए और ना ही डिबेंचर्स के रिडम्पशन के लिए। याद करो, आपने चैप्टर पढ़ रखा है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़ रखा है क्या? हमने पूरे चैप्टर में कहीं पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम को सीआरआर में ट्रांसफर किया था क्या? क्या प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए सीआरआर काम में लिया था क्या? नहीं ना। असल में ऐसे ही यहाँ पर भी आप सिक्योरिटी प्रीमियम को डीआरआर में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ना ही प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को। अगर मान लो जैसे सुनना है, डिबेंचर्स को अगर हम प्रीमियम पर रिडीम कर रहे हैं तो ना ही आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के लिए काम में ले सकते हैं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को तो यूज करना ही नहीं है, राइट? हाँ बोलो, कोई डाउट? चलिए सेकंड पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ ध्यान देना। इन व्यू ऑफ सेक्शन 71 सबसेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी गाइडलाइन रिस्ट्रिक्ट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल बाय रिक्वायरिंग एवरी कंपनी। अब यहाँ पर क्या बोला गया, मतलब जो सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है या सेक्शन 71 सबसेक्शन 4, ये आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन को रोकती है। आउट ऑफ कैपिटल रिडम्पशन को क्या करती हैं? रोकती है, ये मना करती है। ये क्या बोलती है ध्यान देना, एक्सेप्ट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड द बैंकिंग कंपनीज। जो आपकी बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है या बैंकिंग कंपनीज है उनको छोड़कर टू क्रिएट अ डीआरआर इक्विवेलेंट एटलीस्ट 10% of the face value of the debenture issued before starting the redemption of debenture out of profit available for dividend। मतलब ये क्या कहते हैं, सुनना ध्यान देना। जैसे मान लो आज हमने डिबेंचर इशू किए 2011 में, 2015 में इनका रिडम्पशन करना है। इसके रिडम्पशन से पहले हम बोलते कोई भी जो भी 31 मार्च पड़ रही है, जैसे ये 2015 में होना 31 मार्च 2014, यहाँ तक आपका 10% क्या बन जाना चाहिए? डीआरआर बन जाना चाहिए। 10% तो कम से कम बनाओ आप। मतलब 5 लाख का इशू किया, 5 लाख का रिडम्पशन होना बेटा, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपए तो आपके डीआरआर बन जाना ही चाहिए। हाँ
अगर आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम करोगे, इसमें रिडीम करोगे इंस्टॉलमेंट में, फिर मान लो हमने इशू किया 2011 में, ये रिडम्पशन स्टार्ट होना 2011 एंड से, 2012 एंड, 2013 एंड, राइट, 2014 एंड, 2015 एंड, समझे? यहाँ पर रिडम्पशन स्टार्ट होना है, कोई भी रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले यहीं पर इसी 31 मार्च को मैं क्या करूंगा, 10% क्या बना लूंगा, डीआरआर क्या बना लूंगा, जितना भी आपको रिडम्पशन करना। अच्छा, रिडम्पशन के सूत्र मान लो 5 लाख है, तो 5 लाख का 10% बनेगा, अभी आप इंस्टॉलमेंट में रिडीम कर दो, इसका बनेगा बेटा, बनाना पूरे अमाउंट का ही है, बनाना आउटस्टैंडिंग अमाउंट का ही, 5 लाख का 10% आपको डीआरआर बनाना, और जैसे रिडम्पशन हो जाएगा ना, ये डीआरआर कहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कोई कंफ्यूजन इसमें कोई डाउट है ना? चलिए देखिए आगे क्या बोल रही है, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, चैप्टर इजी नहीं है, बता दूं आपको, बहुत सारी चीजें आपको अपने आप में याद रखनी पड़ेगी कि ये भी एंट्री पास आउट करनी है, ये भी एंट्री पास आउट करनी है। इसके साथ जो बता दूं आपको, चैप्टर था, देखो मार्क्स तो फिक्स है सबके, यूनिट वाइज चैप्टर के मार्क्स नहीं होते, यूनिट वाइज एक यूनिट 30 नंबर की होती है, अगर बी और सी में कवर की जाए, ठीक है, कितने नंबर की होती है, अब आप बोलोगे सर 30 यूनिट, 30 नंबर की 5 यूनिट, तो 150 नंबर का पेपर आएगा, तो मुझे 150 का नहीं आएगा, मतलब 5 यूनिट में से 3 यूनिट तो कितने नंबर की होगी, 10-10 नंबर की होगी, कितने नंबर की होगी, तो 10-10-10 कितने हो गए, सॉरी 5 में से सारी 5 यूनिट कितने हो गए, 30, और जो 2 यूनिट है वो 30-30 नंबर की होगी, क्योंकि उसके सेक्शन सी में भी क्या आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, आए ना, तो कितना हो जाएगा देखा जाए तो 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, तो 60 और 30 90, और बाकी आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन आ जाएंगे 10, तो इस तरीके से नंबर 100 नंबर का पेपर होता है। पेपर पैटर्न बताया ना, पेपर पैटर्न बताया ना, वापस समझाऊं, एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन, एक एक नंबर के 10 मार्क्स का पेपर ये होता है, और जो 2 क्वेश्चन होते हैं हर यूनिट में से होते हैं, किसमें से होते हैं, फिर 10-10 नंबर के 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 5 करने हैं, लेकिन ऐसे नहीं आते, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे, हम ये मान के चलते हैं एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी, तो आपको उसको 2 में से एक करना है, क्या करना है, और फिर जो आगे सेक्शन सी होता है ना, वो किसी भी 4 यूनिट में से 4 क्वेश्चन दे देगा आपको, 5 में से 4 यूनिट को कवर करते हुए 4 क्वेश्चन देगा, ऐसे नहीं करेगा 3 यूनिट में से 4 क्वेश्चन दे दिए या 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन दे दिए, चारों यूनिट को कवर करते हुए, एक को छोड़कर चारों यूनिट को कवर करते हुए कितने क्वेश्चन देगा, 20-20 नंबर के, लेकिन उसमें से कितने क्वेश्चन करना है आपको, 2 क्वेश्चन करने हैं, ये बात समझना है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया, 40 नंबर का पेपर ये मिलता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर जो आपको दे रखा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दे रखा है आपको सेकंड यूनिट में दे रखा है, किसमें दे रखा है, तो सेकंड यूनिट में देखो चैप्टर कौन कौन सा है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी है, बायबैक भी है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर भी है, अंडरराइटिंग भी है, एक्विजिशन भी है, हालांकि सेकंड यूनिट में रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लीस्ट प्रायोरिटी रखता है, क्या रखता है, लीस्ट प्रायोरिटी रखता है, ये सबसे कम, इससे बढ़िया चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायोरिटी इनकॉर्पोरेशन, वहां से क्वेश्चन आता है, अंडरराइटिंग से क्वेश्चन आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स से क्वेश्चन आता है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की तो थ्योरी पूछी जाती है, लेकिन वही बात है कि अगर मान लो प्रैक्टिकल आ जाए तो हमें आना चाहिए, लेकिन ये क्या है सबसे, जैसे ये बोलूं सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर होता है इस यूनिट का, तो इसको थ्योरी के लिए रखा जाता है, किसके लिए रखा जाता है, थ्योरी के लिए, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस में से आते हैं, अंडरराइटिंग में से आता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में से आता है, हाँ या ना, तो ये इंपॉर्टेंट तो है, समझ में आई बात, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। इसको छोड़ाइए।
आगे पढ़ने में ध्यान देना। बैंकिंग कंपनीज है, बैंकिंग कंपनीज है बेटा, उनके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग कंपनीज के लिए डीआरआर नहीं बनाना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर इसका थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? डिबेंचर्स रिडीम आउट ऑफ कैपिटल, then at least 10% debenture issued will be required to transfer to the DRR out of the profit available for dividend, because complete reduction out of capital is not permitted by SEBI guideline. SEBI guideline क्या बोलती है बेटा कि आप कंप्लीट नहीं कर सकते आउट ऑफ कैपिटल, आपको कम से कम 10% तो बनाना ही। अच्छा 10% से ज्यादा बनाओगे तो मना नहीं, बट आपको कम से कम कितना बनाना है? 10% तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। और लास्ट पॉइंट देखिएगा क्या बोल रहा है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आर टू बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन व्हिच दे आर इशूड। जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट होता है, उसको उसी साल क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे जिस साल हम इशू कर रहे हैं। हमें इश्यू ऑफ डिबेंचर में भी पढ़ा था ही, और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में इसको राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है वो क्या थी? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट दिया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। इश्यू की एक एंट्री भी याद रखना बेटा, याद रखना पड़ी थी। जब आपके डिबेंचर्स प्रीमियम पे रिडीमेबल होते हैं, किस पे रिडीमेबल होते हैं? इश्यू के समय आप एक प्रोविजन बना लेते हैं। प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होती है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो एंट्री भी है ना, वो लिखवा दूंगा दोबारा आपको, लेकिन बात समझ नहीं है। लेकिन ये जो चीज समझा रहा हूँ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको कम से कम 10% तो डीआरआर बनाना ही पड़ेगा। तो ये तीनों नोट्स, जो चारों नोट्स हैं, आपको रजिस्टर में नोट करना है। चारों नोट्स रजिस्टर में नोट करने जगह छोड़ो बनेगी है। ये चारों नोट रजिस्टर में नोट करने हैं। चलाए देखें, राइट। चलो, redemptions of debentures out of the profit, redemptions of debentures out of the profit में यही बोलेगा आपको क्या करना है? आपको डीआरआर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? और डीआरआर जैसे एटलीस्ट 10% तो इसी, लेकिन जब आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो 100% डीआरआर क्रिएट करोगे। क्या क्रिएट करोगे? 100%। When adequate amount of the profit is transferred from surplus in statement of P&L account, the DRR account at the time of redemption of debenture, such redemption is known as redemption out of profit. अगर रिडम्पशन के समय आप एडिक्वेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो तो डीआरआर में, ऐसा रिडम्पशन क्या कहलाएगा? आउट ऑफ प्रॉफिट रिडम्पशन कहलाएगा। In addition to the entries explained in the case of redemption out of the capital, the following general entries is also passed. तो मैंने भी ऊपर एक एंट्री डिस्कस करी नहीं आपसे, हम तो सिर्फ इतना सा कह रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा? डीआरआर बनाना पड़ेगा। तो डीआरआर बनाने की एंट्री क्या होती है? देखो लिख रखा है क्या? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट डेबिट टू डीआरआर। और डीआरआर को कहां ट्रांसफर कर देंगे हम? जनरल रिजर्व में। लेकिन वो काम कब करना है आपको? डीआरआर डेबिट टू जनरल रिजर्व वो काम कब करना है आपको? रिडम्पशन के बाद करना है। क्या करना है? बाद करना है। कोई दिक्कत इसमें? कोई कंफ्यूजन? थोड़े बहुत नोट्स और है, उनको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। चलिए मैं जैसे आपको बताते जा रहा हूँ, नोट करके जाना पॉइंट। आगे जो रूल दे रहे हैं, रूल अगले पेज पे, पेज नंबर 4.3 पर, according to rule 18 clause 7 sub clause B of the company's share capital and debentures rule 2014, ठीक है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो क्या है? एक पॉइंट नंबर 5 को नोट करें, पॉइंट नंबर 5 को नोट करें। for unlisted NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मिल गया? तुम्हारी किताब पढ़ी है दोस्तों? यही है तो पॉइंट नंबर 5 दे रखा है रोमन में 5। फॉर अनलिस्टेड एनबीएफसी
अपने। For unlisted NBFCs and HFCs, Housing Financial Corporations, non-banking financial corporations, no DRR is required. मिल गया? अरे नहीं मिला क्या? मिल गया? ये इनकी बुक ले लो थोड़ी देर की। अरे नोट कर दो बराबर से, बुक ले लो। पहला पॉइंट पढ़ते जाओ। नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड, नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड फॉर डिबेंचर इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकिंग कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स। तो मतलब क्या बोल रहा है कि जितनी भी बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, जो भी बैंकिंग कंपनी है जिनको आरबीआई क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, उन्होंने अगर चाहे प्राइवेटली प्लेस की हो डिबेंचर चाहे पब्लिकली प्लेस्ड की हो डिबेंचर, उनको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे चले। फॉर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। इनके लिए भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। और लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है, क्या है, other than all India financial institutions and banking companies, no DRR is required. उनके लिए भी DRR की जरूरत नहीं है। For listed non-banking financial companies registered with RBI under section 45 IA of the RBI Act 1934 and housing financial companies registered with the National Housing Finance Bank, no DRR is required. इनके लिए भी डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर अनलिस्टेड एनबीएफसीज एंड एचएफसीज नो डीआरआर इज रिक्वायर्ड। लेकिन जो पॉइंट नंबर 6 है उसमें डीआरआर क्या रिक्वायर्ड है, ऊपर हमसे क्या लिख रखा है, फॉर अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एंड एचएफसीज डीआरआर इज रिक्वायर्ड। कुल मिलाकर यहाँ पर ये स्टोरी निकलती है कि जो अनलिस्टेड कंपनीज है, क्या है, अनलिस्टेड कंपनीज है, उनको डीआरआर बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बैंकिंग है या फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, तो उनको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो अनलिस्टेड कंपनीज के लिए डीआरआर बनाना आपको कोई दिक्कत? अच्छा, डीआरआर कितना बनाना है, डीआरआर कितना बनाना है, एटलीस्ट 10%। और ये दो लाइन दे रखी है, दो पैराग्राफ दे रखे बोल्ड लेटर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी अकाउंटिंग के लिए काम आएंगे। Thus only, इससे देखो क्या कर दिया यहाँ पे, क्लियर कर दिया, thus only unlisted companies other than NBFCs and housing financial corporations are required to transfer the minimum amount to DRR, which shall not be less than 10% of the face value of the debentures outstanding. तो unlisted companies को ही DRR बनाना पड़ेगा, और कम से कम कितना बेटा, 10%। कितना, 10%। In case debentures are redeemed out of alone profit alone, amount equal to 100% of the face value of the outstanding debenture should be transferred to DRR। आप बोल लो कि हम तो केवल प्रॉफिट से ही रिडम्पशन कर रहे हैं। कहां से रिडम्पशन कर रहे हैं, प्रॉफिट से ही, केवल प्रॉफिट से ही। तो कितना बनाना पड़ेगा बेटा, 100%। कितना बनाना पड़ेगा, पूरा 100% डीआरआर बनाना पड़ेगा। कोई दिक्कत, राइट। और जो अगला पॉइंट है वो क्या है, ऑल लिस्टेड कंपनीज एंड अनलिस्टेड कंपनीज, ध्यान दो इधर, all listed companies and unlisted companies in general other than NBFCs and housing financial corporations shall on or before 30th day of the April in each year invested in specified securities, bond or deposits with the scheduled bank free from any charge on land as the case may be, a sum which shall not be less than 15% of the amount of its debenture maturing during the year ended on 31st March of the next year। अब इसकी स्टोरी क्या समझना, इधर ध्यान देना बेटा। आपको डीआरआर तो बनाना ही है। अच्छा, डीआरआर किसको बनाना है, केवल किसको बनाना है, अनलिस्टेड कंपनीज को बनाना है डीआरआर। और अगर बैंकिंग कंपनीज है या कोई भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जिसको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है,
तो उसको डीआर बनाने की जरूरत नहीं है अगर वो अनलिस्टेड भी है बदल। ठीक है, फिर हम बोल रहे हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी है, क्या है, और अनलिस्टेड है, यहाँ लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है क्या, हमने कहा लिस्टेड कंपनी को डीआरआर नहीं बनाना, सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है। लेकिन फिर क्या होगा, चाहे लिस्टेड हो चाहे अदर देन बैंकिंग कंपनीज जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रही है उनको छोड़कर। ये क्या बोलते हैं कि जैसे आपका रिडम्पशन होना है 31 मार्च को 2020 को, अब इससे पहले पढ़ने वाली 30 अप्रैल, ये रिडम्पशन की डेट है बेटा। इससे पहले पढ़ने वाली 30 अप्रैल क्या है, 30 अप्रैल 2019, लगभग 11 महीने हो गए, लगभग 11 महीने हो गए ना। इससे पहले पढ़ने वाली 30 अप्रैल को जो भी अमाउंट यहाँ रिडीम कर रहे हो आप, जो भी अमाउंट यहाँ रिडीम कर रहे हो उसका 15% आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मार्केट में इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। और जब ये रिडम्पशन की डेट आएगी तो आप इन इन्वेस्टमेंट को क्या कर दीजिए, राइट। तो ये बातें ध्यान में रखते हुए कल हम एंट्रीज लिखेंगे मेथड्स की, राइट। लंप सम पेमेंट, ड्रॉ फ्लोट मेथड, इन सब की एंट्रीज को हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, आपका काम क्या है, जो मैंने लिखवाई है पॉइंट्स, उनको आप रजिस्टर में क्या कर ले, नोट कर ले। ठीक है, कल हम लंप सम पेमेंट से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड। ठीक है, प्रैक्टिस कल फर्स्ट मेथड को कवर करेंगे। थैंक यू।